हाँ रफ्ता रफ्ता गम 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 ढूंढने को निकले रातों में हम दम रात को बेर आए शाम में रम कम सारे दे दो भाई की बारी लमसम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका स्पेक्ट्रा और मैं आ रहा हूँ इंडिया डेली पर। रैप इन जनरल उस माइंडसेट से एकदम परे। मेरा फेवरेट है, बस इतना पता है मुझे। काले हैं काम काला धन ये काला नसीब साला काला कलूटा काला साए सारा रंग काला। मोहब्बत ना मतलब हमने बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है। आज आप अपनी मम्मी को लोरी सुनाइए। भीड़ में मैं खो चुका हूँ, हो गया मैं लापता, खुद से खुद का अरसों से हुआ नहीं है राबता। आप दोनों से मैं कहना चाहिए ये झूठ बोलता है। भारत का पहला रैप शो था MTV 2। उसी के हमारे साथ में कंटेस्टेंट है, टॉप 5 में रहे हैं शुभम पाल यानी कि स्पेक्ट्रा। आप इनको स्पेक्ट्रा के नाम से जानते होंगे। हम इनसे जानते हैं कैसे इनका सफर रहा और अब ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इंडिया डेली लाइव में स्वागत है शुभम। तो इंडिया डेली लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर। बहुत अच्छा लगा आप आए। और आप ये बताएं कि कैसे आप वहाँ पहुंचे थे, मतलब आप दिमाग में कैसे आया कि आपको रैप करना है या रैप के थ्रू आपका करियर आगे लेके जाना है, कैसे शुरुआत हुई? बेसिकली अगर शो की बात करें तो MTV हसल सीजन 1 जो था वो 2019 में आया था, सबसे पहला सीजन। फिर 3 साल या 2 साल का गैप पड़ गया था, सीजन 2 नहीं आया था। और सीजन 2 जब तक बन रहा होगा मतलब तब, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था, 2021 में भी, तो 2022 में इन्होंने शो बनाना चालू करा। तो मीनवाइल जो 2 साल थे जब मैंने पहला सीजन देखा था तब मैं नहीं करता था रैप, तब कुछ भी नहीं करता था वैसा। बट मीनवाइल जब तक सीजन 2 आने वाला था तो 2 साल में मैंने रैप करना चालू कर दिया। अच्छा। और फिर जब 2 साल हो गए 2020-21 में मैंने रैप करना चालू करा और अपने चैनल पे डालता था सब गाने वगैरह, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, और थोड़ा अपना छोटा मोटा फैन बेस था। तो तब मैंने सोचा था कि हाँ अगर सीजन 2 कभी आता है तो इसके लिए ट्राई किया जाएगा। फिर ट्रेलर डला उसका, सबसे पहले पता लगा कि बादशाह पाजी जो है वो उसमें जज है। हाँ, और फिर वही है, तो तब से जब से बादशाह पाजी का वो ट्रेलर देखा था तब से ये इमेजिन हो गया था कि शो बहुत बड़ा बनने वाला है, मतलब बड़े स्केल पे ही बनेगा जो अब सीजन 2 आएगा। तो उसी के चलते मतलब ये हुआ कि उनके ऑनलाइन ऑडिशन वो वगैरह वो निकले। फिर मैंने दिया। मेरे को याद है कि मेरा ऑफिस का वो था, मतलब इंटरव्यू चल रहा था उस वक्त। अच्छा, आप उसे जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे? मैं जॉब भी करता था उस वक्त। अच्छा। तो मैं एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। तो उस वक्त मैं जॉब स्विच भी कर रहा था। और जिस दिन मेरा ऑफलाइन ऑडिशन था, जब मेरे को जाकर देना था, आई गेस नेहरू प्लेस दिल्ली में ऑफलाइन ऑडिशन था, उस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी कि मेरी तबीयत खराब है, तो इसलिए मैं थोड़ी मेरे को हाफ डे की जरूरत है। तो मैं हाफ डे लेकर MTV हसल 2 का ऑडिशन देने के लिए गया था। तो फिर मैंने वहाँ ऑडिशन दिया दिल्ली वाला, वहाँ से क्लियर हो गया बॉम्बे हो गया, बॉम्बे से क्लियर हो गया मेन शो में भी हो गया। फिर ये सब जब हुआ तब मैंने मम्मी पापा को बताया कि ऐसे ऐसे एक शो है, इसमें मेरा हो चुका है। अच्छा, एक प्रश्न बहुत आता है कि भाई ये जो ये रैप जो गाने का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल नया है और लोग इसको नहीं जानते। तो आपने मम्मी पापा को कैसे मनाया कि भाई हमें रैप करना है या गाने का एक अलग फॉर्म में जाना है, ये कैसे आपने मनाया? हाँ मतलब ऐसा है कि रैप बहुत नया है इंडिया में। ऑफ कोर्स बाहर बहुत सालों से रहा है, बाहर एक कल्चर रहा है रैप, हिप हॉप अपने आप में एक रेवोल्यूशन है बाहर। इंडिया में ऑफ कोर्स आया, मतलब जो भी है, और मतलब अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। समझा तो मैं अभी भी नहीं पाता हूँ प्रॉपर कि रैप म्यूजिक है क्या और ये कैसे होता है और इतना पॉपुलर क्यों है। कभी कभार नहीं समझ में आता उनको भी कितना पॉपुलर क्यों है। बट हाँ, अगर रैप, बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं रैप इज अबाउट लाइक हमारी डेली बातचीत जो होती है वो भी एक रैप का फॉर्म ही है, मतलब। तो इतनी बेसिक सी चीज को म्यूजिकलिटी के साथ जोड़ना, आई थिंक वही रैप है। उसका बहुत लोग फुल फॉर्म भी बोलते हैं, रैप इज RAP हम लिखते हैं, रिदम एंड पोएट्री। अच्छा। तो उसको ये भी बोला जाता है। बट हाँ मतलब एक नया म्यूजिक का फॉर्म है, इसमें बहुत बातें लिखी जाती हैं। और वही आई थिंक जैसे बहुत लोग समराइज कर देते हैं रैप को, इट्स अबाउट रिदम एंड पोएट्री। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। इतना अग्रेशन क्यों होता है रैप में? मतलब जो दिखने वाले थे, एक तो आपका जैसे लुक है और मेरे लुक में बहुत और अंतर है देखने में आपका, और बात करने का तरीके, जैसे आपका कपड़ा ये, जैसे आपने टी-शर्ट पहना है, ये शर्ट पहना हुआ है, तो बिल्कुल ये अलग क्यों आता है? ये देखो, मतलब ये तो हम पहले से ही बोलते हैं कि कपड़े पहनने, जूते पहनने का शौक बचपन से ही था। पैसे अभी आना चालू हुए बस। अच्छा, कितना पैसा, ये भी मैं जानना चाहूंगा, कितना पैसा कमा रहे हैं आप? ठीक है, ताकि जो आपके एज के ग्रुप के जो लोग होंगे वो कम से कम एक नया रास्ता तो खोज पाएंगे कि भाई उस करियर के लिए। हाँ, आप कंटिन्यू करिए। वैसे मतलब काफी प्रचलित लाइन है ये, मतलब हमारे रैपर्स की इंडस्ट्री में ये लाइन बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन है कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं मतलब इस पे बहुत भिड़ंत हुई है। तो हाँ मतलब अभी स्कोप ऐसा है कि आप देखो इतने बड़े लेवल पे शो बन चुका है और इतनी अचानक से
इतनी सारी आईबॉल्स आप पे आती हैं, भारतवर्ष इतने मिलियंस में लोग आपको देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक वो बनता है कि हाँ आप अटेंशन सीख कर पा रहे हो, ऑडियंस की एंगेज कर पा रहे हो, तो ऑफ कोर्स जहाँ पे भी अटेंशन है आज की डेट में वहाँ पैसा है ऑफ कोर्स, क्योंकि सारा सोशल मीडिया वैसे ऑपरेट करता है, सारी इंडस्ट्रीज ही ऑफ कोर्स वैसे ऑपरेट करती है, जहाँ अटेंशन है वहाँ पैसा है। बिल्कुल। तो आई थिंक रैप में अग्रेशन से ज्यादा इट्स मोर अबाउट कि आप एक तो बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, अब वो नहीं है कि मतलब जैसे नॉर्मल बॉलीवुड ट्रैक्स जो हैं उसमें बहुत कंसाइजली आप बातें बोलते हो, क्योंकि उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी भी लिरिक्स राइटिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको जानबूझ के डिफिकल्ट या मतलब बहुत ज्यादा भरा नहीं जाता। बट रैप में ऐसी कोई बंदिशें नहीं है, मतलब इट्स फ्री फॉर्म, आप चाहे गाने में अंतरा डालो, मुखड़ा डालो, नहीं डालो, आपको कोरस लिखना है नहीं डालना, हुक डालना है डालो, वैसी वाली बात है। तो कोई सेट पैटर्न नहीं है, तो इसलिए बहुत एक फ्री आर्ट फॉर्म है, मतलब उस तरीके से। तो कोई इसका प्रॉपर कोई कोर्स होता है, जैसे म्यूजिक में बहुत सारे ऐसे जो भारतीय सभ्यता में जो गाने का एक परंपरा रही है, उस तरीके से क्या रैप में भी कुछ है ऐसा कोई? आई थिंक रैप की, हिप हॉप इन जनरल की एक बहुत अच्छी खासियत है, उसको बोलते हैं कि ये आर्ट फॉर्म ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा। तो कुछ भी एस्टेब्लिश कोई सेट ऑफ रूल्स हैं, उसके परे ही कुछ करो तो वो सब हिप हॉप है। हिप हॉप इज बेसिकली बोलते हैं हिप हॉप इज अ वे ऑफ लाइफ। अच्छा। अब जीते ही वैसे हो, अब जीते ही हिप हॉप हो, तो विद्रोह कह सकते हैं, हाँ, रैप मतलब विद्रोह करना है। हाँ, और जरूरी नहीं है कि मतलब किसी भी चीज में आप रेबेलियस हो जाओ, बट एक मेन स्ट्रीम माइंडसेट जो है कि चीजें अगर ऐसी होंगी तो ऐसी होती आई हैं, तो ऐसी होगी, गाने बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। आई थिंक हिप हॉप उस माइंडसेट से एकदम ही परे है, रैप इन जनरल उस माइंडसेट से एकदम परे है। इसलिए चाहे रैपर्स की क्लोथिंग हो, जिस तरीके के वो गाने लिखते हो, जो चीजें वो करते हो, वो अपने आप में रेबेलियस है। अच्छा, ये आपके जैसे शर्ट है, बाकी के शर्ट जैसे हम अगर हाफ शर्ट पहनते तो हमारा यहाँ होता, या आप यहाँ क्यों इतना बड़ा क्यों है? एक्चुअली वो होता है कि हम इतना मतलब परफॉर्म वगैरह करना पड़ता है ना, तो इसलिए खुली क्लोथिंग मतलब बहुत प्रेफर करते हैं लोग। एंड हिप हॉप और मतलब रैप में हमेशा वो रही है कि बैगी कपड़े पहनना और मतलब वैसे टाइप का वो रहा है, मतलब क्योंकि काफी मतलब आपने डांसर्स, हिप हॉप में डांसर्स को भी देखा होगा, तो एक वर्ड है, मतलब इंटरनेट वर्ड है, इसको बोलते हैं ड्रिप। अच्छा। कि आपने जो भी पहन रखा है उसको बोलते हैं ड्रिप। तो अगर आपने कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे, क्लोथिंग अच्छी है, तो उसको बोलते हैं आपकी ड्रिप बहुत अच्छी है। तो वो एक अपनी लैंग्वेज भी है, मतलब अच्छा, ये लैंग्वेज बनते क्या, कौन सी डिक्शनरी में मैं खोज सकता हूँ, कहाँ से इसको, मतलब क्योंकि जैसे मैं अभी आप इंटरव्यू कर रहा था, मुझे पहली बार पता चल रहा है कि उनके क्लोथिंग के लिए भी अलग डिक्शनरी है। ये दर्शकों को भी समझ लेना चाहिए कि रैपर्स जो है उनके एक अलग डिक्शनरी भी होता है। और एक दो शब्द और बताइए जो कौन सी डिक्शनरी में? हाँ, मतलब डिक्शनरी ऑफ कोर्स है, जैसे भाई मतलब जैसे एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं, अभी चल रहा है काफी, उसको बोलते हैं रिज। अच्छा। RIZZ। इसका क्या मतलब? रिज मतलब जैसे कोई चीज मुझे अट्रैक्टिव लग रही है, कोई इंसान अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मैं बोलूंगा इस इंसान का रिज बहुत अच्छा है। अच्छा। मतलब इसका क्या बढ़िया रिज है, मतलब वैसे टाइप का। ऐसी कपड़ों को जैसे बोल दिया, ड्रिप बोल दिया। और बहुत सारी चीजें होती है ऐसे, जैसे मतलब जैसे जो हम यूजुअली जैसे नेकलेसेस जो होती हैं वो डायमंड्स बोलते हैं उन्हें, रैप में उसको आइस बोलते हैं। अच्छा। तो मतलब हिप हॉप में उसको आइस बोलते हैं। तो एक वही है कि मतलब दुनिया बोल रही है, मतलब दुनिया नॉर्मल वर्ड्स बोल रही है। जैसे आप हिप हॉप में आते हो, आपकी अपनी डिक्शनरी बन जाती है। तो कुछ ये सब सीखना पड़ता है बाद में, कोई कोचिंग क्लासेस चलते हैं, कैसे पता चलता है कि ये इस शब्द का इस लैंग्वेज, जैसे आपने आइस बताया, तो क्या अलग से कोई कोर्स होता है उसका क्या, जहाँ पे सिखाया जाए रैपर हो तो ये तुमको बोलना पड़ेगा और ये तुमको करना पड़ेगा, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब ये सारी चीजें ऑफ कोर्स किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जस्ट रैपर बनना है तो बस आपको कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें तो देखो, मतलब ये जो भी ट्रेंडिंग चीजें किसी कल्चर के साथ तो अपने आप जुड़ जाएंगी, मतलब यू नो उनके स्लैंग्स और क्या कूल चीजें सारी जुड़ जाएंगी। वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो है कि आपको कल्चर का पता होना चाहिए कि आप रैप कर रहे हो तो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये कूल है। आप रैप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ बातें ऐसी हैं जो नॉर्मल आर्ट फॉर्म से नहीं बोली जा सकती कभी। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो कभी बॉलीवुड में आ नहीं सकते, बट वो रैप में है। हाँ, अब जैसे गली बॉय है, उसमें स्लम्स की बात हो रही है, इस तरीके से स्लम्स की बात हो रही है कि वहां पे भी पता लग रहा है कि वहां पे भी हार्ड वर्क है, वहां पे भी हसल है, वो भी अपनी एक दुनिया है। उसको आर्ट फॉर्म में उतारना शायद से मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड मेन स्ट्रीम म्यूजिक से कभी पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हम हमेशा मतलब जन्नत, हूर वगैरह इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो पोएट्री एक जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन पोएट्री हो गई थी। और वही है कि हम लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, बट क्या सिर्फ हमारी लाइफ में वही इमोशन है, लड़की, गाड़ी, बस वही इमोशन है? और बहुत सारे इमोशंस हैं, अग्रेशन भी है, गुस्सा भी है, डिसगस्ट भी है, पेन भी है। तो आई थिंक वो सारे इमोशंस रैप कवर कर लेता है बहुत आसानी से। आपने लड़की का नाम लिया तो मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या
कोई आपके लाइफ में लड़की है, कोई गर्लफ्रेंड है, मम्मी पापा आपके साथ आए हुए हैं, वैसे आप उनको बता सकते हैं। और अभी अगर आपको शादी करने का मन हो तो आप ये भी बता सकते हो क्योंकि मम्मी पापा मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। एक आपके पास मौका इंडिया डेली लाइफ आपको दे रहा है। नहीं मतलब अभी तो ऐसा है कि अभी तो पैसे कमाने चालू करने तो पैसे कमा लूं। आपके चेहरे पे एकदम वो मतलब शर्म हया जो है जो वो दिख रही है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। कोई है ऐसी लड़की? नहीं मतलब वैसे अभी तो नहीं है, ऑफ कोर्स अभी थोड़ा ये है कि पहले वही है यार कि हमने इतना ज्यादा इस चीज को वो करा ना, मतलब इस पे इतना ज्यादा टाइम दिया ना इस आर्ट फॉर्म पे कि अब ये अपॉर्चुनिटी आई है ना, तो अब ऐसा लगता है कि अब मिस नहीं करना इसको। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन होती हैं, यू नो, गर्लफ्रेंड बनाना और मतलब ये सब ऑफ कोर्स करनी चाहिए, मतलब ये है। बट हाँ, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़ी ये डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसे आप ही बता रहे थे कि रैप था ही नहीं कुछ भी, अभी आज एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसमें 100% जाना अभी ज्यादा वो पहले प्रायोरिटी है। तो अभी पहले मतलब खुद एस्टेब्लिश होना, खुद पैसे कमाना, फिर मम्मी पापा को सुख पास ऑन करना, वो ये सब सारी चीजें मतलब पहली प्रायोरिटी है। बाकी तो यार मतलब अभी है यार, अभी तो मैं बच्चा ही हूँ भाई, बहुत छोटा, 24 साल बहुत छोटा है। मेरे सब मतलब 1-2 इंच बड़े हैं, लेकिन बच्चा है। खैर कोई बात, हम दोबारा हसल 2 पे आते हैं। 20 कंटेस्टेंट थे टोटल, 20 में से टॉप 5 में आप रहे हैं। तो क्या ये वहां पर अब 20 जो पहले कंटेस्टेंट वहां बाहर निकले और लास्ट तक जो रहे, अभी उनसे संबंध कैसा है? आपका संपर्क है कहीं, कांटेक्ट है कि नहीं, कैसा है अभी आपका उनसे? नहीं अभी संपर्क मतलब सबसे बहुत अच्छे हैं। हमारे मतलब यूपी से ही एक भाई है पैंथर जो शो पे थे, वो तो मेरा मतलब सबसे मतलब बेस्ट फ्रेंड ही टाइप का है, वैसा टाइप का है, मतलब एकदम भाई वाली बातचीत है। फिर प्रयागराज से थे विकेट सनी, वो भी मतलब भाई जैसे हैं, वो भी आते आते रहते हैं, तो मिलते हैं वो। इसके अलावा पैराडॉक्स, MC स्क्वायर जो MC स्क्वायर जीते थे, तो ये सब अभी भी हम लोग, लास्ट फ्रेंडशिप डे था तो उस दिन हम लोग साथ में चिल कर रहे थे एक साथ। अभी भी ऐसा होता है कि हम जितने भी लोग हसल में थे ना, मतलब उसमें एक खासियत बात ये थी कि हम में से कोई भी, ऑल्दो रैपिंग इज मच मोर अबाउट की पार्टी और ये सब, यू नो, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है कि हमें यू नो गाड़ियां घुमानी है, पार्टियां करनी है। वो चलो किसी किसी वीडियो में दिखती होगी, बट जो रियल लाइफ है वैसा कुछ भी नहीं है। हमारा सबसे बढ़िया ये होता है कि भाई किसी की फ्लैट में मिल लो, बिरयानी मंगा लो, खाना बैठ के खाते हैं, कुछ मूवी वगैरह देखते हैं, बातें करते हैं। तो हमारा वैसा वो नहीं है कि यू नो पार्टी करेंगे वैसा टाइप का। तो हम हमेशा जब भी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, लाइक अभी 1 हफ्ते पहले ही मिले थे, तो किसी के घर पे ही मिले थे। तो हमारा वैसा ही है कि बैठकर बातचीत करनी है, प्लस ये कि एक ये है कि यू नो नई नई आर्ट फॉर्म है, तो एक दूसरे को सिखाने, क्योंकि अब सिर्फ यही कर रहे हैं हम लोग, तो एक दूसरे को बताने का वो बहुत मन होता है कि यार अब आज हमने ये सुना, तू ये सुन रहा है क्या, ये म्यूजिक सुन रहा है क्या, ऐसा सुन रहा है, तो वो सब डिस्कस होता है। बाकी वही है यार कि मतलब जैसे लौंडों की मतलब जैसे वो बकैती होती है वैसी वो सब करते हैं हम लोग, कि हमने भी नहीं सोचा। आप ड्यू से हैं, मैं भी ड्यू से हूँ, और दर्शकों को भी बताना जरूरी है कि हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी से हैं, सेम हमारा है। तो एक बार ड्यू के बारे में बताइए कि ड्यू में आपका कैसा रहा? आप ड्रामेटिक सोसाइटी में भी रहे, तो वहाँ पर ये जो आपका जो कला है, क्या वहाँ निखार आया? वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए? तो बेसिकली मेरा एडमिशन, मतलब आपका एडमिशन ड्यू में कैसे होता है? मतलब हाँ, वो आपके बढ़िया नंबर है? बढ़िया नंबर थे। कितने आए थे आपके? ठीक ठाक थे, मतलब बढ़िया कट ऑफ पे आए थे? हाँ, कट ऑफ में आया था। मेरा कट ऑफ से एडमिशन नहीं होता। तो कैसे? मेरे को ये था, मेरे को ड्यू जाने का बहुत मन था। मैंने क्लास 12 में साइंस वगैरह ले ली थी, पर मैंने साइंस के साथ, मतलब अभी काफी ट्रेंड ये चलता है कि साइंस के साथ आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। तो 2 साल मैंने ली तो साइंस पढ़ने के लिए थी, तो इकोनॉमिक्स ऐसे ही ले रखा था कि भाई चलो एक सब्जेक्ट ऐसे ही ले लेते हैं, वैसे टाइप का। बट फिर मैंने गलती से इकोनॉमिक्स पढ़नी चालू कर दी। अच्छा। तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में डेवलप हो गया, तो कम नंबर मेरे साइंस में आने लगे। तो मैंने वही सोचा कि यार कि अब आगे मतलब साइंस तो नहीं पढ़ी जाएगी भाई, इंजीनियरिंग नहीं करी जाएगी। प्लस मेरे भाई ने करी रखी इंजीनियरिंग। अच्छा। तो उसने मेरे को देख के ही बोल दिया था पहले कि भाई तेरे को तो देख के ही पता लगता है कि तेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। तो मेरा वही था कि मैंने मम्मी पापा को बोला कि इंजीनियरिंग तो नहीं करनी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि अगर इंजीनियर, वही है कि इंजीनियर नहीं बनोगे तो क्या बनोगे, इंजीनियर डॉक्टर लॉयर नहीं बनोगे तो क्या बनोगे, और क्योंकि वही रहता है कि सबसे सेफेस्ट ऑक्यूपेशन तो यही है। फिर मैंने पूछना चालू करा इधर उधर। मैं भी थिएटर वगैरह करता स्कूल से ही, तो मेरे को किसी ने बताया कि जो थिएटर वेटर करता है सब वेस्ट नहीं होता। ये ड्यू में वो होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कोटा होता है, जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है वैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी कोटा होता है। तो थिएटर तू करता है तो थिएटर के भी उसमें ऑडिशंस वगैरह होते हैं, वो जाके दे। तो मैंने खुद ही रिसर्च करी, खुद, मेरे मम्मी पापा को कोई आइडिया नहीं मैं क्या कर रहा हूँ।
मतलब किसके फॉर्म थिएटर के मैं भर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, उनको कुछ आइडिया नहीं। मैं अपना देकर आया ऑडिशन वगैरह, 2 राउंड के ऑडिशन थे, फिर उनकी रैंक निकली वगैरह। तो उसमें ड्रामेटिक्स में, हिंदी ड्रामेटिक्स में मेरी रैंक 1 आई थी। अच्छा। तो टेक्निकली फिर ऐसा था कि मेरे को कोई सा भी कोर्स और कोई सा भी कॉलेज मिल रहा था। तो मुझे था कि इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और हंसराज से अपने मतलब शाहरुख खान, अनुराग कश्यप, इतने बड़े बड़े नाम हुए, तो मेरे को था कि यार मैं भी जुड़ जाता हूँ उस लीग में। कि मेरे को कोई शर्म नहीं इस बात पे कि मैंने हंसराज इसलिए चूज करा था क्योंकि शाहरुख खान थे उस कॉलेज में। तो मैंने वही हंसराज चूज कर लिया। फिर मैंने मम्मी पापा को घर पे बताया कि ऐसे ऐसे मेरा एडमिशन हुआ। उनको पहले भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कि मतलब कि अंकों के अलावा भी कुछ चीजें मिल सकती हैं उसमें। तो बट हाँ, फिर मैंने अपना एडमिशन भी वगैरह खुद जाके करवाया वहाँ। चीज जो यंगस्टर्स जरूर जानना चाहेंगे कि आप कमाते कितना है, रैपर्स कितना कमाता है, ये जरूर बता दीजिए ताकि जो भी देख रहे हैं और आपके पीछे पीछे, क्योंकि आपसे सीखने वाले बहुत सारे देखो, लोग हैं। अगर आप ये देख रहे हो और आप देसी हिप हॉप लिसनर हो, आपको पता होगा ये जो लाइन है, क्या वो रैपर्स पैसा कमा रहे हैं, ये कितनी कंट्रोवर्शियल लाइन है। इससे हम लोग बच के रहते। तो अरे हाँ, गाड़ी वाड़ी खरीद सकता है, घर वर खरीद सकता है लोग, कितना हाँ, मतलब ये है कि ऑफ कोर्स कोई सी भी आर्ट फॉर्म में आप काम कर रहे हो, जितनी मेहनत है उतना रिटर्न है। आर्ट फॉर्म का सिंपलेस्ट रूल ये है, आप जितनी मेहनत करोगे उस आर्ट फॉर्म में, वो आर्ट आपको उतना रिटर्न में देगी। इट्स अनलाइक कोई भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कि वही है, इसमें भी थोड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट है कि कोई सेट पैरामीटर नहीं है। यू नो, कॉर्पोरेट में आप काम करते हो, पता होता है कि अच्छा 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इतना पैकेज है, 1 साल का है तो इतना है, 6 महीने का है तो इतना है, इंटर्न है तो इतना है। आर्ट में और हिप हॉप में तो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले ही चालू करा था, आज वो इतना कमा रहे हैं जितना वो कॉर्पोरेट में 6-7 साल बाद कमाते हैं। तो वो चीज है, वो डिफरेंस है, एंड कोई पैरामीटर नहीं है मतलब। तो हमारे साथ कुछ साथी यहाँ पर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ न कुछ आपसे जानना चाहेंगे, कुछ गाने सुनना चाहेंगे। तो कौन, एक बार बताएं कि कोई कुछ ऐसा है जो सुनना चाहता है, कोई बताना चाहता है? अच्छा, वो सौम्या जी पूछ रही हैं कि कौन सा गाना बता रही है, एक बार वो गाना उनका पूरा कर दीजिए। तुम नजर। हाँ, तुम नजर में डेडिकेट तो कर दीजिए उनको कम से कम। वैसे तुम नजर की जो मतलब ऑल्दो गाने तो आप तो जाइए। हाँ, अरे ये भी अभी अच्छा। हाँ, अब जो गाना इनको आप क्या, कौन उस गाने का क्या पीछे कहानी है? हाँ, मतलब ऑल्दो गाने की जो पीछे की कहानी है वो बहुत ज्यादा सैड है। मतलब एज इन वो गाना फरमाइश उनकी है, तो हाँ, आप उनसे इंटरेक्ट करके बात कीजिए, उनसे इंटरेक्ट करके। आपको पता है तुम नजर के पीछे की स्टोरी क्या है? वैसे मेरा फेवरेट है, बस इतना पता है मुझे। वैसे मतलब वो गाना बेसिकली मैंने एक एल्डरली कपल के लिए लिखा था, जिन्होंने मतलब अपने काउंटर पार्ट को खो दिया कोविड में। तो वो गाना मैंने तब इमेजिन करके लिखा था कि अगर कोई एल्डरली अपने काउंटर पार्ट के लिए लिख रहा होगा तो क्या लिखेगा। तो मैंने वही लिखा था कि हाँ रहना तुम नजर में, हाँ रहना तुम नजर में, जो हम ना मिल सके क्यों गम पिए, जो मौत आएगी तो बन जाना तुम तारा ओ सनम, रकम या सांसों की धड़कन को ताने भी, क्यों जिंदा लोगों को अब जीने में आती है शर्म, रहना तुम नजर में। एक और जो आपका कलीजम वाला गाना है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग हैं, सबको कुछ ना कुछ ये दिक्कत जरूर आती होगी कहीं। तो वो कलीजम वाला गाना जितने सावले लोग हैं सबको डेडिकेट करते हुए, उसका वो कैसे है, पर बुरी नजर वालों का क्यों होता ही है मुंह काला, करवाया मुंह काला जहां पे मुंह मारा, काले हैं काम काला, धन ये काला, नसीब साला काला, कलूटा काला, साए सारा रंग काला। बहुत बढ़िया है। अब आपकी मम्मी पापा भी आए हुए हैं और मैं एक बार मम्मी पापा से आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में मैंने आपसे पूछा, लेकिन आपने नहीं बताया। तो क्या आपको पता है कि इनकी गर्लफ्रेंड कोई है कि नहीं है? ये एक बार जरूर बताइए। इनको मैक्सिमम फुटेज दे दिया जाए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आप साथ में खड़े हो जाइए। मेरी मम्मी को मैक्सिमम फुटेज दे दिया जाए, मैं बताना चाहता हूँ। मैं स्टेज में इसको थप्पड़ लगा दिया था। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, और वो मतलब जो है इस तरीके से दिख नहीं रहा। ठीक है ना, मम्मी पापा को खैर पता चल जाता है कि ऐसा कुछ अगर होता है तो पेरेंट्स को। और मेरे मम्मी पापा बहुत ओपन है, मतलब ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि कैमरे में किसी के सामने बोले, मेरे मम्मी पापा खुद बोलते हैं बनेगी तो हमें बता दियो पहले।
बहुत ये तो बढ़िया, नहीं तो तो हमारे तो उस- डंडा लेके पीछे पड़ जाए कि झूठ बोल कैसे दिए। हम तो बोलते हैं ढूंढ ले ना 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 आप ना बता कब रहे हैं? नहीं नहीं बता रहे ना, नहीं बता रहे ना। जरूर। अच्छा कहीं से घूम के आते हैं ना तो मैं बोलते मिल गया क्या, मैं पूछती हूँ मिल गया क्या, तो बोलते नहीं नहीं। अच्छा, हम अभी मेरे एक साथी है पुरुषोत्तम है, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आप सबसे, हाँ जी। तो वो क्या पुरुषोत्तम बताएंगे? मेरा सवाल है कि इस मोहब्बत से दिल कैसे करते हैं, क्योंकि कई एक बार होता है कि छुपाना भी नहीं आता है और जताना भी नहीं आता है। हाँ यार, मोहब्बत ना मतलब हमने बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आपको किसी से है तो आप बता दो। आपके साफ शब्दों में मोहब्बत की परिभाषा क्या है आपके अनुसार? मोहब्बत मेरे ख्याल से इज द, इंग्लिश में कोट है ना, इज द हाईएस्ट पैरामीटर ऑफ ट्रस्ट। तो लोग हम समझते हैं कि हमको कोई अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, उसको इन्फैचुएशन बोलते हैं इंग्लिश में, वो सिर्फ मोहब्बत का एक पार्ट है। बट मोहब्बत एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट लुकिंग गुड, अट्रैक्टिवनेस होना इज जस्ट द लेवल 1 ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैज टू कम आफ्टर दैट। यू नो, जब आप किसी रिलेशन में आते हैं या शादी भी करते हैं, सिर्फ दिखना ही अच्छा ना, जो एक सिर्फ पैरामीटर है पहला पड़ाव। फिर भाई आदमी एड़ा निकले अगर, तो क्या करोगे सुंदरता का? तो और रैप के अंदाज में रैप बढ़िया, आपने टॉपिक बढ़िया दे दिया, मैं इस पे जरूर कुछ लिख। मैं अपना लेटेस्ट ट्रैक ही सुना देता हूँ। इशारा मेरा लेटेस्ट ट्रैक है। इट गोज लाइक, इशारा तू दे कोई इशारा, तू लौट चली आए, मैं जी लूंगा दोबारा, तू रब तो भी प्यारा, तू रब तो भी प्यारा, तू बन नशा जो आए, मैं पी लूंगा दोबारा। सर एक प्रश्न हाँ मेरा, जी। माइक दे दीजिए इनको। देखिए जैसा कि बंगाल जो है हाँ जी। काफी गाने के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए, बिल्कुल सर। कल्चर के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। हर घर में वहाँ पे संगीत की गूंज बजती है, तो और रविंद्र संगीत हाँ जी, है, हाँ और जी। तो ऐसे क्लासिकल म्यूजिक है। तो ऐसे में आज का जो मॉडर्न ट्रेंड है रैप सॉन्ग वगैरह, हाँ। तो दोनों में और इन चीजों में कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं, और इसमें कितना एक्साइटमेंट आज के यूथ के लिए हाँ। कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं कि वो रैप सुने, और वो उसमें काफी एक रिवॉल्यूशनरी बातें होती है, काफी आज की चीजों की बातें होती है, तो कैसे? आप यही देखिए ना कि जैसे कि पहले जो मैं ये मानता था कि जितने भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं वो पहले इतने डेमोक्रेटाइज नहीं थे, हर कोई एक्सेसिबल नहीं कर पाता था। मतलब आप देखोगे कि कोई गली से आ रहा है, वो सुबह 5 बजे उठ के अपनी रेडी लगाने जाएगा कि रियाज करेगा। वो, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लासिकल की अपनी इंपॉर्टेंस है, ऑफ कोर्स है, बट ये जो एक ट्रेंड आ रहा है रैप में एज अ आर्ट फॉर्म, हमें पहचानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डेमोक्रेटाइज्ड है कि कोई भी कर सकता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, मध्यम वर्गीय हो, किसी पिछड़े जाति से आता हो, या अपर क्लास हो, कुछ भी हो। तो वो बंदिशें नहीं है इसमें कि आपको कुछ ट्रेन करना पड़ेगा, आपको सालों साल ट्रेन करनी पड़ेगी। ट्रेन करने के लिए पैसा लगता है ऑफ कोर्स। तो एक कॉमन मैन भी जो है आज की डेट में उठ के रैप कर सकता है, और MTV हसल इतना बड़ा शो है, वो खुद ही आप में एक एग्जांपल है कि इतने सारे कॉमन मैन उन्होंने एक आर्टिस्ट की तरह खड़े कर दिए। तो आई थिंक वही है सबसे खासियत इस। तो सर हमारी एक और साथी बहुत संकुचाते हुए आई हैं, प्रिया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए आपसे ये सवाल तो हर किसी ने पूछा होगा कि कब ये आपने शुरू किया, हाँ जी। लेकिन एक टाइम आता है ना कि आपको लगा हो कि नहीं, आपका जो ये काम है इसको अब पुश मिला है, तो वो हाँ। कौन सा समय था? किस टाइम आपको लगा कि हाँ ये जो करियर है इस पे मैं बना सकता हूँ हाँ। आगे, और मुझे इस पे तरक्की भी मिलेगी? ऐसा कोई तो एक टाइम आया होगा। ऑफ कोर्स, मतलब अब हम ये सोचेंगे कि मतलब शायद से हसल जो होगा वो सबसे बड़ा पड़ा होगा। मैं सबसे नहीं, बड़ी नहीं, चीज, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, वो हाँ। तो एक था ही आपका, हाँ हाँ, बट एक मैं वही बता रहा हूँ। एग्जैक्टली जब मेरे सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर बने, जी, और जब मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी, उन वीडियो पे 2-2 लाख व्यूज हो गए, मुझे तब पता लगा कि अच्छा इसके पैसे भी मिलते हैं। ओके, मुझे नहीं पता था कि इसके पैसे आते हैं यूट्यूब से। तो तब मेरे को, जब मेरे पहले 1000 फैंस बने ना, तब मेरे को लगा कि हाँ यही लाइफ का हाँ push। दिस कैन बी टेकन सीरियसली। हाँ। ये एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है और इसको सीरियसली करा जा सकता है। अभिनव हमारे साथी हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं, वो बताएंगे आपसे। सर आपने शो में पैंथर के साथ लोरिया गाना गाया था, हाँ जी, जो बहुत ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उसके लिए कमेंट्स बहुत अच्छे आए थे, चीज़ें आई थी। हाँ जी, तो बचपन से हम लोगों को मम्मियों ने लोरियाँ बहुत सुनाई हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो आज आपकी मम्मी यहाँ पे खड़ी है, हाँ जी। तो आज आप अपनी मम्मी को लोरी सुनाइए। मैं भी भाई को सुनाया लोरिया। एक बार और थोड़ा सा।
भीड़ में मैं खो चुका हूँ, हो गया मैं लापता, खुद से खुद का अरसों से हुआ नहीं है राबता, लड़ झगड़ रहा हूँ इस जहां से क्यों मैं खामखा, ना पता आगे जाने का मुझे भी रास्ता, न रोने को ना मिले तभी मुस्कुराना पड़ता है शिकवे काफी शिकायत किसी से अब न करता मैं, लगे ना दिल फिर भी दिल लगाना पड़ता है, मनाए ना कोई मैं रूठूं तो किसी से अब न डरता मैं, धुन कोई सुना दो माँ, धुन कोई सुना दो, लोरियां सुना दो, हाँ घर मुझे बुला लो। थैंक यू सो मच सर। अब यहाँ पर दो चीजें, एक तो पैंथर जो हैं आपके दोस्त, उनका बहुत आया, तो मैं अपने दर्शकों से ये वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगली बार जब भी मिले तो आप पैंथर से मिलेंगे। और दूसरी बात, आप दोनों से मैं कहना चाहिए, ये झूठ बोलता है, बहुत गंदा लड़का है ये, झूठ बोलता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड है तभी ये लिखता है उसकी याद में, आप लोग छिपा कर बढ़िया है, तो और अच्छी बात है, हम तो चाह रहे बढ़िया, हैं और याद है, और पैसा है, और पैसा आएगा। हम चाह रहे हैं, दोनों दो बेटे हैं, बड़े को भी बोला है कि हमें पेरेंट्स के इसमें कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हारी पसंद की बहू लेके आओ, चाहे वहाँ का है तो वहाँ का भी लेके आओ, कोई हमें वो उसमें। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि पहला कविता जो भारत में निकला गया, तो कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आस उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये लड़का जिस तरह से लिखता है, इसका साफ मतलब इसकी कोई गर्लफ्रेंड है या बिछड़ाव में है कहीं से। तो खैर, आज हम इन्हीं बातों के साथ में खत्म करते हैं, और इस तरीके की तमाम खबरों के लिए और नई चीजों के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।